हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। मैं आज आप लोगों से BHDAE 182 पुस्तक के अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आपके अपने चैनल इग्नू टिप्स पे वीडियोस बहुत देरी से आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं वीडियोस बना ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को होने वाली इस असुविधा के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और मैं ये भरपूर भरसक प्रयास करूंगा कि वीडियोस अब टाइम से आए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की महत्ता अथवा महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्या होती है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोगों ने अध्याय 1 की पढ़ाई के दौरान कर ली थी। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधे सीधे ये चर्चा करेंगे कि भाषा की महत्ता क्या है और इसका महत्व क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं संक्षेप में आप लोगों को भाषा के बारे में भी बता देता हूँ। दरअसल भाषा भास धातु से बना है। ठीक है, मतलब भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अगर सरल शब्दों में कहें दोस्तों तो भाषा और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, किंतु अगर हम लोग व्यापक रूप में भाषा की पहचान करें तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग संक्षेप में भाषा को समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भाषा के महत्व को हम लोग कई प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाषा जो है वो ज्ञानार्जन का मूल स्रोत है। मतलब हम लोगों के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश अभी है वो सब भाषा के वजह से ही है। अगर ये भाषा ना होती तो हम लोग साक्षर नहीं होते, हम लोग ज्ञानार्जन नहीं कर पाते। ठीक है, और जैसे कि मैं अभी आप लोगों से अपने विचारों को साझा कर रहा हूँ, ये भी भाषा के बदौलत ही है दोस्तों। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाषा के महत्व कई हैं। मतलब भाषा के बहुत अधिक महत्व को हम लोग देख सकते हैं अपने इस वातावरण में। सबसे पहले तो दोस्तों भाषा जो है वह ज्ञानार्जन का मूल स्रोत है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का बहुत अधिक महत्व है। बिना भाषा के हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का आधार है। और याद रखें दोस्तों कि भाषा के माध्यम से ही हम लोग इस समस्त संसार में मौजूद छोटी से छोटी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा संप्रेषण का माध्यम भी होता है। जैसे कि मैं अभी अपने विचारों का संप्रेषण आप लोगों तक कर रहा हूं, तो मेरे और आपके बीच में जो माध्यम है वह भाषा का ही माध्यम है। बिना भाषा के मैं अपने विचारों का प्रवाह, मैं अपने विचारों का संप्रेषण आप लोगों तक नहीं कर सकता हूं। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, संप्रेषण अस्तित्व से जुड़ा होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का अस्तित्व हो अथवा किसी जानवर का अस्तित्व हो। हर व्यक्ति अथवा जानवर को संप्रेषण की आवश्यकता होती है, मतलब अपने विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो अगर मैं अपने विचारों का संप्रेषण दूसरे तक नहीं कर पाऊंगा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मतलब मैं अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाऊंगा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो पानी के अभाव में मेरी मृत्यु भी हो सकती है और इस तरह मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से भाषा जो है वह संप्रेषण के माध्यम से जानवर अथवा व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ा होता है। ठीक है, बिना भाषा के संप्रेषण के व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा के माध्यम से ही विचारों, भावों, इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को प्रकट किया जाता है तथा दूसरों द्वारा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण भी किया जाता है। दोस्तों भाषा जो है यह सामाजिक अंतःक्रिया का साधन भी होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जहां कहीं भी निवास करते हैं समाज में ही निवास करते हैं। ठीक है, तो बिना भाषा की शक्ति के मनुष्य सामाजिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी भाषाई शक्ति के आधार पर मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, और याद रहे दोस्तों, हम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक
भाषा से ही घिरे रहते हैं। हम उसी में सोचते हैं, उसी से बोलते हैं तथा उसी से सामाजिक संपर्क भी बनाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रहे दोस्तों कि मनुष्य के सभी विचारों व्यवहारों के मूल में समाज है। ठीक है, और सभी व्यवहार समाज पर आश्रित अथवा निर्भर हैं। हम लोग समाज के बाहर किसी भी प्रकार का व्यवहार अथवा आचरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी हम सभी को जानना चाहिए दोस्तों कि समाज में रहने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता तो पड़ती ही है, और इस भाषा को वह अपने समाज से ही अर्जित करता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जन्म लेते ही सीधे सीधे भाषा को सीख जाता है। तो मनुष्य जो है भाषा समाज से ही अर्जित करता है। ठीक है, और इसी भाषा का प्रयोग समाज में ही करता है। ठीक है, और इसी भाषा के माध्यम से वह समाज से अपना संबंध जोड़ता है और समाज को गति देता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है और भाषा इस सामाजिक या सामुदायिक जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग है। ठीक है दोस्तों, भाषा चिंतन का माध्यम भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी बातों को सोचते हैं अथवा चिंतन मनन करते हैं तो हम लोग चिंतन मनन के लिए भाषा का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, बिना भाषा के हम लोग चिंतन मनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और याद रहे दोस्तों, विचार, चिंतन मनन और भाषा ये सभी आपस में घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। ठीक है, और भाषा के बिना विचारों का भी कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों हम लोगों को कि स्वप्न में भी हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब हम लोग स्वप्न देखते हैं उस समय भी हम लोग संप्रेषण के लिए किसी न किसी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा जो है ये संस्कृति का आधार भी होता है। ठीक है, और भाषा हमें विरासत से प्राप्त होती है, मतलब हमें भाषा जो है अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। ठीक है, और इसी वजह से हमें अपनी संस्कृति से जितना प्रेम होता है उतना ही प्रेम अपनी भाषा से भी होता है। ठीक है, और भाषा एवं संस्कृति का बहुत अधिक गहरा संबंध होता है। दोस्तों, किसी स्थान के नागरिक कैसा आचरण करते हैं, कैसा बोलते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, ये सब भाषा पर अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि मनुष्य के समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलाप का आधार ही भाषा है। ठीक है दोस्तों, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी मानव समुदाय को परखने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना आवश्यक है। अर्थात अगर हम लोग किसी मानव समाज को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो हमें पहले उसकी भाषा को जानना आवश्यक है। यदि हम किसी समुदाय की जीवन पद्धति और उसके ऐतिहासिक उद्भव का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना चाहिए। मतलब लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग किसी मानव समुदाय के जीवन पद्धति का अध्ययन करना चाहते हैं, अर्थात उसका रहन सहन कैसा है, उनके बोलने चालने का तरीका कैसा है, फिर उनका उद्गम कहाँ से हुआ, उनका उद्भव कहाँ से हुआ, इन सभी बातों का अगर हम लोग गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस मानव समुदाय के भाषा का व्यवस्थित विवरण जानना आवश्यक है। ठीक है, मैं पीडीएफ स्क्रीन स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं दोस्तों, दरअसल मैं लैपटॉप स्क्रीन नहीं देख रहा हूं। ठीक है, दरअसल मुझे डॉक्टर ने लैपटॉप फोन आदि चलाने से मना किया है, फिर भी मैं आप लोगों को कष्ट ना हो इसको ध्यान में रखते हुए वीडियोस बना रहा हूं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी आप लोगों को होती है तो मैं इसके लिए बेहद क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीडीएफ स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूं और नीचे आप लोगों को बता देता हूं कि मैं अभी कहां पर आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, भाषा साहित्य का आधार कैसे है। ठीक है दोस्तों, किसी भी भाषा का साहित्य उस मानव समुदाय के जनजीवन का चित्रण करता है। ठीक है, और उस भाषा के बोलने वालों को यथार्थ जीवन की परिस्थिति से परिचित कराता है। ठीक है, और याद रहे दोस्तों, इसी साहित्य के माध्यम से हमें अपने सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन का परिचय भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसी साहित्य के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में सारा भक्तिकालीन साहित्य कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि कवियों और संतों के हृदय से निकले हुए वचनामृत हैं।
जिनका पान करके हम आज भी धन्य हो उठते हैं। ठीक है, अतः भाषा का साहित्य रूप हमारे बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास में सहायक होता है। ठीक है, मतलब भाषा का जो साहित्यिक स्वरूप है उसके माध्यम से हम लोग अपने बौद्धिक एवं भावनात्मक क्षमता का विकास करते हैं। मतलब हम लोग अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं, हम लोग अपने संस्कारों को विकसित करते हैं, तो हम लोग संस्कारी और सुशिक्षित कहलाते हैं। ठीक है, मैं एक सामान्य सा उदाहरण आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अभी जो है श्री कृष्णा और रामायण बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और इस श्री कृष्णा और रामायण को दिखाए जाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपने अपने साहित्य को जान सके, अपने अपने विरासत को जान सके एवं संस्कारी तथा सुशिक्षित बन सके। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की प्रकृति को समझाइए। मतलब भाषा की क्या प्रकृति है, हम लोग अभी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही चर्चा कर ली दोस्तों, भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी से विचार विमर्श करता है, अपने विचारों का संप्रेषण करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। ठीक है, ये सभी बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। फिर भी यहाँ पर कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव एवं इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, भाषा संरचना की दो प्रमुख इकाइयां होती हैं, पहला तो शब्द और दूसरा ध्वनि। ठीक है, और इसी वजह से भाषा वैज्ञानिक जो होते हैं ये भाषा की द्वैत प्रकृति की बात करते हैं, अर्थात भाषा की दोनों प्रकृतियों के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, और ध्वनियों का कार्य केवल शब्द संरचना तक ही होता है दोस्तों। ठीक है, और ध्वनियों या वाक स्वर, मतलब जैसे कि ध्वनि को खो गो घो या वाक स्वर मेरे मुख से उच्चरित स्वर गो घो अंगो, इन सभी का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, जबकि शब्दों का व्यवहारिक अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अक्षर को ब्रह्मा के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्षर को परिभाषित करना इतना भी सरल नहीं है। ठीक है, इसकी परिभाषा बहुत कठिन है। फिर भी ये कहा जाता है कि अक्षर जो है यह एकाधिक स्वनों की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक आघात में हो जाता है। ठीक है, अभी अभी मैंने आप लोगों से एक शब्द कहा और वो शब्द है स्वन। ठीक है, ये देखिए स्वन। ठीक है, तो ये स्वन क्या है, हम लोग इसकी चर्चा अभी संक्षेप में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो स्वन है इसका अर्थ होता है ध्वनि अथवा आवाज करना। ठीक है, और यह स्वन जो है भाषा की सबसे लघुतम अखंड इकाई है। ठीक है, इस स्वन की वैज्ञानिक परिभाषा देना बहुत कठिन है। ठीक है, और ये जो स्वन होता है दोस्तों ये मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी मिलती जुलती ध्वनियां जो है आपस में मिलकर एक स्वन का अथवा स्वनिम का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाषा वाक प्रधान ध्वनि समष्टि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, भाषा शब्द जो है यह संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। ठीक है, तो हम लोग सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें बोली जाती हैं वो भाषा है। ठीक है, परंतु एक क्षण रुकिए दोस्तों। ठीक है, अब क्यों रुकिए, इसका कारण ये है कि भाषा का अर्थ व्यापक होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को भाषा का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपितु एक व्यापक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। और भाषा को हम लोग व्यापक स्वरूप में ये कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य के ध्वनि अवयवों से निःसृत ध्वनि समूह है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो ध्वनियां मनुष्य के मुख से निकलती है इन सभी ध्वनियों का सार्थक होना भी आवश्यक है। ठीक है, जिनसे कि इनका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। ठीक है, और इसी संदर्भ में भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत ऐसी सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं
भाषा एक व्यवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, भाषा एक व्यवस्था कैसे है, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य ध्वनि संकेतों के सहायता से अपने भाव विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है, ठीक है, तो वह अपने विचार सुव्यवस्थित तरीके से ही लोगों के सामने प्रकट करता है ताकि लोग उसके विचारों को समझ सके। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सुव्यवस्थित तरीके से भाषा का निर्धारण एक व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा के स्वरूप का निर्धारण एक व्यवस्था के तहत होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक भाषा में कुछ मूल ध्वनियां मान्य है और उन ध्वनियों की भी एक व्यवस्था है, जैसे स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जैसे कि स्वर की चर्चा हम लोग करते हैं ओ आ हर्षई दीर्घई के माध्यम से, व्यंजन की चर्चा करते हैं क ख ग घ अंग इत्यादि के माध्यम से। तो इसी वजह से दोस्तों ध्वनियों का उच्चरित एवं लिखित रूप होता है, किंतु ये ध्वनियां भाषा नहीं है। ठीक है, और यही ध्वनियां आपस में मिलकर शब्दों का निर्माण करती हैं, तभी ये सार्थक सिद्ध होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक भाषा में वाक्य संरचना अथवा गठन की अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है। उदाहरण के तौर पर हम ये देखते हैं कि हिंदी वाक्य रचना में शब्दों का जो क्रम है वह अंग्रेजी वाक्य रचना में नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाषा शास्त्रियों ने भाषा को परस्पर संबद्ध अवयवों से युक्त संश्लिष्ट व्यवस्था भी कहा है। ठीक है, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से हिंदी भाषा को व्यवस्थाओं का संयुक्त रूप भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाषा प्रतीकों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, शब्दों से भाषा का निर्माण होता है, मतलब शब्दों के मेल से, शब्दों के समूह से एक भाषा का निर्माण होता है। और ये जो शब्द हैं किसी पदार्थ, भाव, विचार, अनुभूति आदि को इंगित करते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो शब्द होते हैं ये किसी भाव, पदार्थ, विचार, अनुमति आदि के ध्वन्यात्मक संकेत अथवा प्रतीक होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि जाओ एक गिलास पानी लाओ, जैसे ही हम लोग बोलते हैं पानी, तो हम लोगों के मस्तिष्क में एक चिन्ह, एक सिंबल, एक संकेत तुरंत अंकित हो जाता है कि पानी हम लोग किसे कहते हैं, पानी क्या है। ठीक है, तो शब्द जो है यह एक प्रकार से एक प्रतीक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रतीक होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक मौखिक प्रतीक, दूसरा लिखित प्रतीक। ठीक है, तो ये जो भाषा का लिखित रूप होता है ये मौखिक प्रतीकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो भी भाषा लिखते हैं, ठीक है, ये सभी मौखिक प्रतीकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात जो हम मौखिक मुख से बोलते हैं उसी को हम लोग लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिखित प्रतीक जो है ये मौखिक प्रतीक का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और यही लिखित प्रतीक, यही लिखित रूप पुनः पठन एवं श्रवण प्रक्रिया द्वारा मौखिक एवं श्रवण ग्राह्य बन जाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों के स्क्रीन पे जो कुछ चीजें लिखी हुई है ये लिखित प्रतीक है। ठीक है, और मैं अभी आप लोगों को इसके सामने, मतलब इसको देखकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ तो ये यही लिखित चीज जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है अब मौखिक बन गया। ठीक है, और आप लोग इसे कानों से सुन रहे हैं तो यही लिखित प्रतीक श्रवण ग्राह्य भी बन गया। ठीक है, मतलब आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक ही लिखित प्रतीक मौखिक भी हो गया, लिखित भी हो गया और लोगों के सुनने योग्य भी हो गया। ठीक है दोस्तों, संसार में अनेक भाषाएं ऐसी है जिनका केवल मौखिक रूप ही प्रचलन में है, उनका कोई लिखित रूप प्रचलन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो भाषा शब्द हम लोग बोलते हैं यह स्वतः ही मनुष्य की वाचिक भाषा का ही द्योतक है, मतलब मनुष्य जो बोलता है उसी को हम लोग भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, लिखी हुई जो चीजें होती है उसको हम लोग भाषा की संज्ञा नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान में मुख्यतः वाचिक भाषा का ही अध्ययन और विश्लेषण होता है। मतलब भाषा विज्ञान की जो पढ़ाई करते हैं हम लोग उसमें बस और बस हम लोग उसी चीज की पढ़ाई करते हैं जो कि हम लोग अपने मुख से बोलते हैं, जो वाचक भाषा है। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाषा निश्चित रूप से
उच्चारण सापेक्ष है, मतलब हमारे मुख से उच्चरित होती है भाषा, ठीक है। अब दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया का भी आधार भाषा ही है। हम समाज से ही भाषा को सीखते हैं तथा भाषा के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया को अंजाम देते हैं, ठीक है। मतलब हमने भाषा जो है वो समाज से ही सीखी और हम लोगों ने समाज से सीखी हुई भाषा को समाज पे ही इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि समाज में जो विचार विनिमय होता है, लोग एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसी विचार विनिमय के समय, इसी विचार विनिमय के दरमियान भाषा का उद्भव होता है, मतलब भाषा की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है और फिर उसका लोप भी हो जाता है, ठीक है। और इसका प्रमाण है दोस्तों, भाषा में निरंतर नए नए शब्दों का सृजन और समावेश होना। जैसे कि हर दिन कुछ ना कुछ नए शब्द भाषा से जुड़ते रहते हैं और फिर उन सभी शब्दों का विकास भी होता रहता है। लोग उन सभी शब्दों को अपने मुख से निकालते भी हैं और अपने विचारों के संप्रेषण में शामिल भी करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, पुराने शब्दों को निरंतर नए शब्दों से, नई चीजों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अगर ये जुड़ जाते हैं तो ये चलन में रहते हैं, और अगर प्रयोग में नहीं रहते हैं, मतलब ये जुड़ नहीं पाते हैं नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ, तो इनका लोप हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सेशन बस इतना सा ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। वैसे तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बट फिर भी मैं अभी आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी मैं अपने चैनल एनालिटिक्स को देखता हूं तो मैं बस यही पाता हूं कि अनसब्सक्राइब्ड वाले ही मेरे चैनल को ज़्यादा देखते हैं, जबकि सब्सक्राइब्ड वाले कम देखते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप सभी जब भी चैनल पे विजिट करते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। अलविदा।